बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टारगेट है अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है। हैंडआउट 1 है। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं? बेसिकली ये करंट एसेट्स का पार्ट होता है। करंट एसेट्स अगर आपको याद हो, बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले कैश होता है, उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, फिर इन्वेंट्री और प्रीपेड वगैरह वगैरह। तो ये करंट एसेट्स होते हैं और ये समझो कि करंट एसेट मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। अकाउंट्स रिसीवेबल उसका एक हिस्सा है। अकाउंट्स रिसीवेबल में बेसिकली होता क्या है कि कस्टमर को हम क्रेडिट पे जो है अपनी कमोडिटी सेल करते हैं और सर्टेन पीरियड के बाद उनसे पैसे रिसीव करते हैं। अब जब हम अकाउंट रिसीवेबल करते हैं तो इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम क्रेडिट सेल देते हैं तो हमारी सेल बढ़ जाती है, और जब सेल बढ़ जाती है तो डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल का जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि हमारा कैश जो है वो बाउंड हो जाता है। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड हम जो है ना अपने अकाउंट रिसीवेबल्स जो होते हैं उनको देते हैं, उतना जो है ना हमारा कैश उतने अरसे के लिए बाउंड हो जाता है। अगर वो पैसा हमारे हाथ में होता तो शायद उन पैसों को यूज़ करके हम उससे कोई बेनिफिट ले सकते थे, लेकिन ये समझो एक ड्रॉबैक है। बेनिफिट ये होता है कि हमारी सेल होती है, सेल की वजह से हमें प्रॉफिट होता है, और ड्रॉबैक ये होता है कि पैसा हमारा बाउंड हो जाता है। वो पैसा अगर हमारे हाथ में हो तो हम कहीं लगा के उससे कुछ बेनिफिट ले सकते थे। तो समझो कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ये दो चीज़ों को इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे कि अगर अकाउंट रिसीवेबल हम देते हैं, क्रेडिट सेल हम करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स या हमें बेनिफिट्स कितने मिलते हैं, और जो हमारा कैश बाउंड होता है उसकी वजह से हमें क्या लॉस उठाना पड़ता है, क्या नुकसान हो। फिर उन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर वो ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल होता है तो फिर हम क्रेडिट सेल देते हैं या उसमें लिमिट बढ़ा देते हैं। अगर वो ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल नहीं होता तो फिर हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक तो सर्टेन लेवल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल आपका होता है। कंपनी जो इसमें इस हैंडआउट के अंदर या इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल की लिमिट बढ़ा दे या कम कर दे जो करंट पोजीशन से, तो वो करंट पोजीशन से जो प्रोपोज्ड पोजीशन है उसके दरमियान प्रोपोज्ड का जो बेनिफिट है वो जो है ना प्रोपोज्ड ऑप्शन के बेनिफिट्स और प्रोपोज्ड ऑप्शन के लॉसेस, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। तो ये अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो टू इंक्रीज सेल्स फ्रॉम देयर प्रेजेंट एनुअल सेल्स ₹24 मिलियन यानी 2,40,00,000, खान कंपनी है होलसेलर में ट्राई मोर लिबरल क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। करंटली द फर्म हैज़ एन एवरेज पीरियड ऑफ 30 days. इट बिलीव्स दैट विथ इंक्रीजिंगली लिबरल क्रेडिट स्टैंडर्ड द फॉलोइंग विल रिजल्ट। ठीक है, कंपनी की अभी जो है क्रेडिट सेल 24 मिलियन है और 30 days उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड है, लेकिन कंपनी अगर फॉलोइंग पॉलिसीज़ 4 पॉलिसीज़ उनके जो है ना यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन है, उन 4 पॉलिसीज़ के अंदर अगर वो कोई चीज़ जो है कंटिन्यू करती है तो उसके अंदर जो है जैसे सबसे पहली पॉलिसी है ए को अगर वो कैरी ऑन करते हैं तो फिर जो है उनकी सेल में 2.8 मिलियन का यानी 28 लाख का इजाफा होगा। अगर वो बी की तरफ जाते हैं तो 18 लाख का, सी 12 लाख, डी 6 लाख। और एवरेज कलेक्शन पीरियड में वो कितनी लीनियंसी देते हैं? 30 days हैं तो उनको बढ़ा के अगर वो 45 दिन करते हैं तो उनकी सेल इतनी बढ़ जाएगी, 60 दिन करते हैं तो उनकी सेल इतनी बढ़ जाएगी, 90 दिन करते हैं तो सेल इतनी बढ़ जाएगी, 144 दिन करते हैं सेल इतनी बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट 20 है, वेरिएबल कॉस्ट 18 है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो वेरिएबल कॉस्ट इज़ 90% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, और प्रॉफिट रेट जो है वो 10% है, क्योंकि 20 में से 18 माइनस करेंगे तो ₹2 अगर हम परसेंटेज निकालें 20 का तो वो 10% बनता है। बेड डेट लॉस एक्सपेक्टेड नहीं है। द कंपनी हैज़ ए प्री टैक्स कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30%, विच क्रेडिट पॉलिसी शुड बी परसूड बाय। अज्यूम ए 360 डे ईयर। वैसे तो साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन की आसानी के लिए कहा गया है कि आप 360 दिन का साल यूज़ करें ताकि राउंड फिगर आए।
ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि अगर हमारे पास कैश अवेलेबल हो और वो हम कहीं इन्वेस्ट करें तो हमें जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए के अंदर सेल बढ़ गई 28 लाख, बी के अंदर 18 लाख, सी के अंदर 12 लाख, डी के अंदर 6 लाख। अब हमें पता है 10% जो है वो प्रॉफिट रेट है, तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कितनी होगी वो आप देख सकते हैं कि 28 लाख का 10% 280, 180, 120 और 60,000। ठीक है। उसके बाद हमने अकाउंटेबल टर्नओवर निकाला है। टर्नओवर आपको पता है 360 डेज डिवाइडेड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी 360 को डिवाइडेड बाय 45 करें तो पार्ट ए का जो अकाउंटेबल टर्नओवर आएगा वो 8 आएगा। इसी तरीके 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 90 से करेंगे तो 4 आएगा और 144 से करेंगे तो 2.5 आएगा। इसी तरीके से जो हमारे पास जब हम सेल को, क्रेडिट सेल को यानी 28 लाख को डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो अकाउंटेबल आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, क्योंकि अकाउंटेबल ये तो टोटल हमारी क्रेडिट सेल है, उसको जब हम रिसीवेबल टर्नओवर से डिवाइड करेंगे, टर्नओवर वो होता है कि अकाउंटेबल जो है इतनी मरतबा साल में रिपीट होंगे 8 टाइम्स। तो एक वक्त में कितने अकाउंटेबल होंगे, तो उसका तरीका ये होता है कि सेल को टर्नओवर से डिवाइड किया जाता है, तो उसका मतलब एक वक्त में हमारे अकाउंटेबल 3,50,000 होंगे, क्योंकि 3,50,000 हमें 45 डेज़ के बाद वापस मिलेंगे और फिर नए 3,50,000 होंगे। यानी एक वक्त में हमारा जो कैश बाउंड होगा वो 3,50,000 से ज़्यादा कैश बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि 28 लाख एक वक्त में सेल नहीं होगी कि एक कस्टमर आज लेके जाए और एक साल के बाद आके हमें पैसे वापस करें 28 के 28 लाख, ऐसा नहीं होगा। कस्टमर जो है ना वो उधार लेंगे और फिर वापस भी करते जाएंगे 45 दिनों में। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 3,50,000 8 टाइम्स रिपीट होगा साल में तो 28 लाख बनेंगे। तो एक वक्त में हमारा जो पैसा बाउंड होगा वो 350 होगा। इसी तरीके से 18 को 6 से डिवाइड किया तो 3 लाख, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 लाख, 6 को 2.5 से डिवाइड किया तो 2,40,000। अब ये तो हमारा जो अमाउंट निकला है वो सेल की वजह से निकला है। ठीक है, सेल में जो है हमारी सेलिंग प्राइस 20 है, उस हिसाब से कैलकुलेट हुआ है, लेकिन हमने देखा कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 18 है, 2 रुपये इसमें प्रॉफिट है, यानी 28 लाख में 10% हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, बाकी हमारी जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो उस हिसाब से देखा जाए कि अगर हम 28 लाख में से 280 माइनस कर दें, 280 अगर हम माइनस कर दें तो ये होगा 25,20,000। 28 में से 1 लाख माइनस किया 27, 2 किए 26 और 80,000 मजीद माइनस किए तो 25,20,000। आप 25,20,000 को 8 से डिवाइड करके देखें तो आपको देखो 3,15,000 आंसर मिलेगा। 25-20, क्योंकि देखिए हमारा जो सेल है वो उसमें 20 रुपये में 2 रुपये हमारा प्रॉफिट शामिल है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा कैश पर्सनल जो हमारा कैश जो निकला है जेब से या हमारे दुकान से, शॉप से, जो हमारे जो ना एक्चुअल हमें कहीं से अगर बारो भी करना पड़ा है तो वो कितना करना पड़ा है, तो देखें 2 रुपये हमारा प्रॉफिट है, ये हम पैसे कहीं से लिए नहीं है। हमारा एक्चुअल जो है वो 90% कैश ब्लॉक हुआ है, यानी 18 रुपये पर यूनिट हमारा कैश ब्लॉक हुआ है, जो कि 90% बनता है। तो 28 लाख का आप 90% निकालें और फिर डिवाइडेड बाई 8 करें, या 3,50,000 का आप 90% निकालें, यानी 350 को मल्टीप्लाई कर दें 0.9 से तो आपके पास 3,15,000 आएगा। नीचे एक ये गिवन है कैलकुलेशन, जैसे ये जो कैलकुलेशन है ये कैसे की गई है तो आप देख लें। 10% को मल्टीप्लाई किया है इंक्रीमेंटल सेल से, यानी 28 लाख को 10% से मल्टीप्लाई किया 280 आ गया। उसके बाद 2 जो है 2 वाली कैलकुलेशन कैसे की गई है, 2 देखें न्यू रिसीवेबल टर्नओवर, ये हमने 360 डिवाइडेड बाय न्यू एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी 360 डिवाइडेड बाय 45 किया तो ये वाली हमारी रो कैलकुलेट हुई है। उसके बाद इंक्रीमेंटल सेल न्यू रिसीवेबल टर्नओवर जो 28 लाख सेल है उसको 8 से डिवाइड किया तो ये हमारा कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद जो है एडिशनल रिसीवेबल जो 350 है इसको 90% से मल्टीप्लाई किया तो 3,15,000, 270 ये जो है 4 पॉइंट कैलकुलेट हुआ है हमारा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी ये कैलकुलेशन किस तरीके से हुई है, क्योंकि हमारा एक्चुअल जो पैसा ब्लॉक हुआ है वो 90% हुआ है, ना कि 100%। 100% में 10% हमारा प्रॉफिट है, तो
50 का जो 90% है वो 315 है। ठीक है, अब 315 अगर हमारे ब्लॉक हो जाएं तो आप देखें 30% हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 30% मल्टीप्लाई बाय 3,15,000 तो आप देखेंगे कि 94,500 आंसर आएगा। इसी तरीके से 270 को 30% से मल्टीप्लाई करें तो 81 आएगा और 2,16,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64,800 आएगा। तो अब देख लें ये हमारी कॉस्ट है, ये जितनी भी आ रही है ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारी कॉस्ट, ये हमें बेनिफिट है। अब बेनिफिट 280 है, कॉस्ट हमारी 94,500 है। बेनिफिट 180 है, कॉस्ट हमारी 81,000 है। बेनिफिट 120, कॉस्ट 81,66। तो आप देख लें कि 3 ऑप्शन A, B, C तीनों ऑप्शन में हमारी बेनिफिट ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, जबकि चौथे ऑप्शन में बेनिफिट कम है, कॉस्ट ज़्यादा है। तो हम जो है द कंपनी वी शुड अडॉप्ट क्रेडिट पॉलिसी C बिकॉज इंक्रीमेंटल प्रॉफिटेबल एक्सीड द, ठीक है, ये शुड अडॉप्ट A to C है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, A, B, C बट नॉट फॉर पॉलिसी D। ठीक है, A, B, C तो कर सकते हैं लेकिन D उनके लिए फिजिबल नहीं है क्योंकि इसमें बेनिफिट्स कम है, कॉस्ट ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देख लें सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, सिर्फ उसमें बेड डेट्स का इजाफा किया गया है। बेड डेट्स वो अमाउंट होता है जो हमारे कस्टमर पैसे वापस नहीं करते या इतने पैसे हमारे डूबने का ख़तरा होता है कि कस्टमर जो है वो पैसा हमें रिटर्न नहीं करेगा, वो हमारे बेड डेट्स कहलाते हैं। ठीक है, सेम जो है ना प्रोसीजर, वही पॉलिसीज़ हैं जो लास्ट हमने डिस्कस कर ली। उसमें देखें आपको कोई ये सारी चीज़ें आपको जो नज़र आ रही हैं ये सेम है, इसमें सिर्फ इजाफा है तो वो ये है कि हमने बेड डेट्स को कैलकुलेट किया है। बेड डेट्स 3% है ए के अंदर, 6% बी, सी और डी। 28 लाख का 3% निकाला तो 84,000। बेड डेट्स भी एक तरह का हमारा लॉस होता है, कॉस्ट होती है हमारी। 18 को 6% थे 1,08,000, 12 लाख को 10% थे 1,20,000 और 6 लाख को 15% थे 90,000। तो अब देखें पहले उस ऑप्शन में हमारे पास जो कॉस्ट थी वो सिर्फ ये थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हमारे फंड ब्लॉक हो गए, वो हम कहीं लगा के इतना कमा सकते थे। यहाँ पर वो फंड ब्लॉक वाली कॉस्ट तो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो बिल्कुल ये पीछे से ली गई, और एडिशनल बेड डेट्स 84,000 ऑप्शन ए में, 1,08,000, 1,08,000 और 1,20,000 और 90,000, ये हमारी जो है ना एडिशनल कॉस्ट है बेड डेट्स की शक्ल में। इन दोनों को मिलाएंगे, ऐड करेंगे तो 1,78,500, 1,89,000, 2,01,000 और 1,54,800 ये हमारी कॉस्ट है। ठीक है, और बेनिफिट्स जो हम पिछले स्लाइड में देख लें, ये वाले हमारे बेनिफिट्स थे इस ऑप्शन से, ये हमारे बेनिफिट्स थे, तो वही बेनिफिट्स हैं। सिर्फ कॉस्ट जो है वो हमारी पहले सिर्फ 94,500 थी, इसमें ये ऐड हो गया तो ये हो गई, अब नई कॉस्ट ये हो गई बेड डेट्स की वजह से। पहले 81,000 थी और पिछले ऑप्शन में, और सी में भी 81 और 64,800, जबकि अब जो है 81 के साथ ये बेड डेट्स ऐड हो गया है, 81 के साथ ये बेड डेट्स ऐड हो गई, 64,800 के साथ ये बेड डेट्स, तो अब ये कॉस्ट ये हो गई। अब हम ये कॉस्ट और ये बेनिफिट्स को कंपेयर करेंगे तो आप देख लें चारों ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पे कॉस्ट जो है कम है, बेनिफिट ज़्यादा हैं, बाकी तीनों ऑप्शन में बेनिफिट्स कॉस्ट के मुकाबले में कम है। तो हम सिर्फ ऑप्शन ए को एग्जीक्यूट करेंगे, ऑप्शन बी को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देख लें तो उसमें सिर्फ बेड डेट्स का रेट चेंज है, वो आप ए बी सी में बेड डेट्स का रेट चेंज करके नए बेड डेट्स यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, नए बेड डेट्स पुट करके फिर उन दोनों को ऐड कीजिएगा, ऐड करने के बाद फिर उसी तरीके से कंपेयर होगा, यानी सिर्फ ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन आपकी नई कैलकुलेट होगी, और ये रेट भी नए पुट करेंगे, नए रेट पुट करके नई ये बेड डेट्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद टोटल कीजिएगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि कौन सा आपका ऑप्शन सेलेक्ट होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे इसी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कह रहा है कि इंग्रो कॉर्पोरेशन हैज़ ए 12% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, 12% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी अगर उसके पास पैसे हैं और कहीं पे वो लगाते हैं तो उनको 12% मिलेंगे। ठीक है, और जो टर्म ऑफ सेल है वो 10 दिनों के अंदर उसको पूरे पैसे वापस करने, यानी 10 दिनों के अंदर पैसे उनको रिटर्न करने। ठीक है, उसके बाद जो है कि उनको नॉर्मली जो द फर्म हैज़ ए सेल्स ऑफ ₹10 million ए ईयर विच इज़ 80% ऑन द क्रेडिट स्प्रेड ओवर
मेनली ओवर द ईयर, यानी 10 मिलियन यानी 1 करोड़ उनकी सेल है, जिसमें से 80% यानी 80 लाख जो है वो क्रेडिट सेल है। और करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो 60 डेज है, यानी कस्टमर आज अगर सामान लेता है तो 60 दिनों के बाद पैसे वापस करता है। ठीक है, तो और अभी कोई करंट कस्टमर को कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। नेट 10 यानी 10 दिनों के अंदर पूरे पूरे पैसे वापस करने हैं। EOM टर्म, EOM का मतलब है कि गुड्स शिप्ड बिफोर द एंड ऑफ द मंथ मस्ट बी पेड बाय द 10 ऑफ द मंथ, यानी अगर कोई 31 तारीख को अगर कोई सामान या 30 तारीख को अगर कोई सामान कस्टमर को भेजा गया है तो अगले महीने की 10 तारीख, यानी अगर सपोज़ मैं कहूँ कि 30 नवंबर अभी आने वाली है, 30 नवंबर को अगर किसी ने कोई गुड्स ख़रीदा है, कंपनी ने शिप किया है और उसके पास पहुंचा है शिप करने के बाद, तो दिसंबर की 10 तारीख को उसको पेमेंट करनी है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, कस्टमर 60 दिनों में पेमेंट कर रहा है, यानी 31 को अगर कोई सामान मिल रहा है तो इसकी समझो कि वापसी जो है ये 30 नवंबर वाले सामान की वापसी जो है ना वो 30 जनवरी को जाके हो रही है, 60 दिनों के बाद हो रही है। तो ये तो बहरहाल एक कंपनी की पॉलिसी है, लेकिन उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अब ये करंट पोजीशन है। अब करंट पोजीशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 60 डेज़ जो है ना एवरेज कलेक्शन पीरियड है, 360 से मैं डिवाइड करूं तो उसका जो अकाउंटेबल टर्नओवर बनता है 6 बनता है, यानी 360 डिवाइडेड बाय 60 करूं तो अकाउंटेबल टर्नओवर 6 बनता है। और क्रेडिट सेल 80 लाख है, क्रेडिट सेल 80 लाख है। 80 लाख को मैं अगर 6 के साथ डिवाइड करूं, 80 लाख को मैं क्रेडिट सेल के साथ अगर डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 13,33,333। ये सॉल्व भी किया गया है, इसको आप देख लें। ये सॉल्व किया गया है कि 80% मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन और उसके बाद 360 डिवाइडेड बाय 60 को अगर डिवाइड करना है तो आप 80 लैक्स को यानी 8 मिलियन को 6 के साथ डिवाइड कर दें। अगर मल्टीप्लाई करना है तो 60 डिवाइडेड बाय 60, यानी हम 360 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, बजाय इसके 60 डिवाइडेड बाय 360 करें तो जो उसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये रिवर्स प्रोसेस है, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो ये हमने करंट पोजीशन है। अब न्यू पॉलिसी कंपनी क्या सोच रही है? कंपनी सोच रही है कि अगर एंग्रो ऑफर टर्म्स ऑफ 2, 10 एंड 30, यानी 10 दिन के अंदर अगर कोई पैसे वापस करता है उसको 2% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज़ 30 दिनों के अंदर उसको पूरे पैसे देने। कस्टमर जो क्रेडिट ले रहे हैं उसमें 60% जो है वो डिस्काउंट अवेल करेंगे। और एवरेज कलेक्शन पीरियड जो कि पहले 60 दिन था अब 40 दिन हो गया। ठीक है, अब कंपनी को अपनी पॉलिसी जो अभी N10 EOM है, यानी ये वाली नेट 10 EOM, ये वाली पॉलिसी से 2, 10 एंड 30 वाली पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो क्यों चाहिए? अब देखें, करंट पॉलिसी के मुताबिक कंपनी का अकाउंटेबल 13,33,333 है। अब नहीं पॉलिसी में देखें कि 40 दिन का जो है ना एवरेज कलेक्शन पीरियड है। 360 डिवाइडेड बाय 40 अगर करेंगे तो आंसर आएगा 9 को अगर आप 80 लैक्स यानी 8 मिलियन के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो अकाउंटेबल आ जाएंगे वो 8,88,889। ठीक है, पहले 13,33,333 थे। अब नई पॉलिसी में अकाउंटेबल हमारे कम हो के कितने अमाउंट से कम होंगे? तकरीबन 13,33,000 में से ये 8,88,000 ये माइनस करेंगे तो 4,44,444 ये हमारा आंसर आएगा, ये माइनस करके। तो इतने पैसे हमारे जो है ना फ्री हो जाएंगे, कैश हमारा फ्री हो जाएगा। जब कैश इतना हमारा फ्री हो जाएगा तो 12% जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। 12% के हिसाब से 4,44,000, तो ये 53,333 रुपये जो है हमें बेनिफिट होगा, हमें सेविंग होगी। तो ये हमारा बेनिफिट है। अब देखें कॉस्ट क्या है। 80 लैक्स में से 60% जो है वो अवेल करेंगे। 80 लैक्स का अगर आप 60% निकालें तो वो तकरीबन 48 लैक्स बनता है। 48 लैक्स पे 2% जो है ना वो हम कस्टमर को रियायत देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो 48 लैक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 जो कि 2 का मतलब 2%, 0.02 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 96,000। अब कॉस्ट 96 है, बेनिफिट 53 है। चेंज शुड नॉट बी मेड, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट 96 इज़ हायर देन द इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 53,000। ठीक है, तो चेंज हम नहीं करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है।
Question number 5. Rizwan Corporation spends rupees 2,20,000 per annum on its collection department. The company has a rupees 12 million in credit sale. Its average collection period 2.5 months and the percentage of bad debts is 4%. The company believes that if it were to double its collection personnel, it could bring down the average collection period. ठीक है, अब कंपनी की देखो करंट सिचुएशन ये है कि इसका इस वक्त कलेक्शन डिपार्टमेंट में खर्चा 2,20,000 है और 12 मिलियन सेल है, यानी 1,20,00,000। 2.5 मंथ्स जो है ना कलेक्शन पीरियड है, यानी 75 डेज। ठीक है, और बेड डेट्स 4% है। अब कंपनी जो ये सोच रही है कि अगर वो अपना जो लोग रिसीवेबल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनकी तादाद अगर हम डबल कर दें तो कलेक्शन पीरियड जो है वो 2 महीने यानी 60 दिन पे आ जाएगा और बेड डेट्स 4% से 3% पे आ जाएंगे और जो हम नए बंदे लगाएंगे उसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट आएगी वो 1,80,000 आएगी। तो ये हमारी समझो कॉस्ट हो जाएगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारी 1,80,000 होगी, जो कि टोटल 4 लाख बन जाएगा, क्योंकि 220 ऑलरेडी है, 180 नहीं हो जाएगी, 4 लाख हो जाएगी टोटल, लेकिन इंक्रीमेंटल 180 है। ठीक है, अब ये जो एफर्ट है ये कंपनी को फ़ायदा देगी या नहीं। अगर कंपनी के जितने पैसे फ्री होते हैं, इज द इंक्रीज एफर्ट मीन वाइल द बिफोर टैक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स 20% इफ इट इज़ 10%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20% है एक ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में 10% है। तो कंपनी को आया ये एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखें 12 मिलियन सेल है और 2.5 यानी 75 दिन जो है वो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है। ये कंपनी का करंट प्रोग्राम है, करंट प्रेजेंट पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ये कंपनी की प्रेजेंट पोजीशन है, ये कंपनी की प्रेजेंट पोजीशन है। तो कंपनी का एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो 2.5 मंथ्स यानी 75 डेज। 360 को 75 से अगर डिवाइड करें तो 4.8 रिसीवेबल टर्नओवर आ जाएगा। 4.8 12 मिलियन को 4.8 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 25 लाख रुपए जो है वो हमारे रिसीवेबल आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है बेड डेट्स जो हैं वो 4% है। 1,20,00,000 का अगर 4% निकालें तो 480,000 जो है हमारा बेड डेट्स बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी बन रही। अब आते हैं कंपनी का प्रोपोज्ड प्लान क्या है। प्रोपोज्ड में देखें 20%, पहले हम 20% वाला करते हैं और फिर 10%। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20% है तो ये पहले प्रोपोज प्लान 20% वाला और फिर 10%। अब 20% को पहले देखते हैं। 20% या 10% पे देखें एवरेज कलेक्शन पीरियड वही 60 डेज़ है। 60 डेज़ का मतलब ये है कि 360 को अगर 60 से डिवाइड करें तो रिसीवेबल टर्नओवर 6 आ जाएगा। 12 मिलियन को 6 से डिवाइड करेंगे तो 20 लाख आ जाएगा, यानी हमारे अकाउंट रिसीवेबल में 5 लाख रुपए हमारे हाथ में आ जाएंगे। 5 लाख रुपए हमारे सेव हो जाएंगे नई पॉलिसी से। नई पॉलिसी से 5 लाख रुपए हमारे सेव हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 25 से 20 हो जाएगा, 5 लाख सेव होंगे और 5 लाख रुपए अगर 20% पे हम लगाएं तो 1 लाख रुपए में बेनिफिट होगा। ये पहला बेनिफिट है, एक बेनिफिट ये हो गया। दूसरे नंबर पे बेड डेट्स हमारे 3% हो जाएंगे, जो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। बेड डेट्स 3% हो जाएंगे। अब 12 मिलियन का 3% निकाला तो 360 पहले 480 हो रहा था, 480 360 यानी 1,20,000 रुपये हमें बेड डेट्स की मद में बचत हो रही है और 1 लाख ये बचत हो रही है। टोटल सेविंग 2,20,000, टोटल 2,20,000। जबकि हमारी एडिशनल कॉस्ट कितनी 180। ऑप्शन से 220 की बचत हो रही है, 180 जो है वो हमें कॉस्ट लग रही है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरीके से 10% में देख लें, वही एवरेज कलेक्शन पीरियड है तो वही अकाउंटेबल टर्नओवर होगा, तो इतनी ही बचत होगी 5 लाख। लेकिन 5 लाख अब 10% पे अगर लगाएं तो 50,000 रुपये हमें जो है ना वो सेविंग होगी और वही बेड डेट्स में 20 होंगे, दोनों को मिलाएंगे तो 170 बन रहा है। तो आप देख सकते हैं द सम ऑफ द रिटर्न ऑफ द रिडक्शन इन रिसीवेबल 20% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस द रिडक्शन इन द बेड डेट्स लॉस एक्सीड द इंक्रीज कलेक्शन एक्सपेंस ऑफ द 1,80,000। द इंटेंसिफाइड कलेक्शन प्रोग्राम शुड बी अंडरटेकन, यानी ये वाला ऑप्शन हम अंडरटेक कर सकते हैं। इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 10%, however the program is not worthwhile as shown in the last column। ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है, जबकि ये ऑप्शन हमारे लिए फिजिबल है। उसके बाद आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ठीक है, और जो थ्योरी का क्वेश्चन है
तो वो आप बुक से भी कर सकते हैं या विकीपीडिया से या गूगल से सर्च करके ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है द फर्म इज़ कंसिडरिंग एन इंक्रीज इन क्रेडिट पीरियड फ्रॉम 30 to 60 डेज़। अब कंपनी जो है अपना क्रेडिट टाइम पीरियड जो है ना वो बढ़ाना चाह रही है। अभी 30 दिन है, उसको 60 दिन लेके करना चाह रही है। इट करंटली 300,000 यूनिट्स ऑफ ₹3 ईच। 3 लाख यूनिट हैं, 3 लाख को 3 रुपये पे सेल कर रहे हैं तो तकरीबन 9 लाख रुपये सेल होगी। द एवरेज रिसीवेबल 40 डेज़। दो के कंपनी की जो कलेक्शन पीरियड है वो 30 डेज़ है, लेकिन ये है कि कंपनी को पैसे फिर भी 40 दिनों में मिलते हैं। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 360 डिवाइडेड बाय 40 तो रिसीवेबल टर्नओवर 9 आ रहा है। रिसीवेबल टर्नओवर 9 आ रहा है। तो बहरहाल उसको हम देखते हैं आगे। बेड डेट्स 0.5% है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2.3 है एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज़ 2.6। ठीक है, ये कंपनी की करंट पोजीशन है। ये कंपनी की करंट पोजीशन है। अब कंपनी की प्रोपोज, पहले हम करंट को डिस्कस कर लेते हैं। करंट सिचुएशन में क्या है, सेल 3 लाख यूनिट है, 3 रुपये के हिसाब से 9 लाख सेल बनती है। वेरिएबल कॉस्ट 2.3 है जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है। 2.3 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख यूनिट तो 690 आ गई। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2,10,000 रुपये। फिक्स कॉस्ट जो है, आप देखें यहाँ पे एवरेज कॉस्ट दी हुई है, ये एक एडिशनल पॉइंट है। एवरेज कॉस्ट 2.6 है, 2.3 और 2.6, यानी अगर हम देखें तो 2.3 वेरिएबल है और 2.6 एवरेज है, तो उसका मतलब इस दोनों में जो डिफरेंस है वो 0.3 का है। 0.3 का जो डिफरेंस है ये फ़िक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ़िक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि कंपनी की कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स मिला के होती हैं। ठीक है, तो उसका मतलब बाकी जो 0.4 है वो हमारा प्रॉफिट होगा। यानी 3 रुपये अगर सेलिंग प्राइस है तो उसमें 2.3 वेरिएबल है, 0.3 फिक्स है, और जो 0.4 का जो डिफरेंस आ रहा है यानी 2.3 प्लस 0.3 करेंगे तो 2.6 हो जाएगा और 0.4 ऐड करेंगे तो 3 होगा। तो 0.4 हमारा प्रॉफिट है और 0.3 हमारी फ़िक्स कॉस्ट है। तो फ़िक्स कॉस्ट 3 लाख यूनिट मल्टीप्लाई बाय 0.3 90,000 बन रही है। अब ये जो 90,000 है फ़िक्स कॉस्ट हमेशा जो है ना फ़िक्स होती है। अब ये सिर्फ करंट पोजीशन पे हम ये 90,000 वो कह रहा है कि ये करंट पोजीशन की एवरेज कॉस्ट है, इस हिसाब से हमने एस्टिमेट किया है। आगे के सवालों में ये फ़िक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी क्योंकि रीज़न ये है कि फ़िक्स कॉस्ट जो है ना एक मरतबा जो होती है वही रहती है। लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने से उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी मिसाल के तौर पर उर्दू यूनिवर्सिटी में जितने भी परमानेंट एम्प्लॉई हैं उनकी जितनी सैलरीज़ हैं वो अभी जो भी हैं, ठीक है, एक कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं कि भाई मार्कर आते हैं, डस्टर आते हैं, ये चीज़ें आती हैं, बिजली चलती है वगैरह वगैरह, और कुछ फ़िक्स कॉस्ट है। अब अगर उनका एवरेज अगर अभी करंट पोजीशन पे बता दिया जाए कि भाई अभी एवरेज इतना है तो उसमें फ़िक्स कॉस्ट सपोज़ 50 लाख आ रही है डिपार्टमेंट की सैलरीज़ की मद में, तो वो फ़िक्स कॉस्ट जो है वो ऐसा नहीं होगा कि अब टीचर जो है ना अगर सुबह में 5 क्लासें हो रही हैं तो अब अगर 10 क्लासें हो जाएं तो टीचर्स की सैलरी बढ़ जाएगी क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट जो भी होगी वो फिक्स होगी, वो बाद में चेंज नहीं होती। लेवल ऑफ एक्टिविटी तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है क्योंकि अगर 5 से 10 क्लासें होंगी तो वो मार्कर डस्टर वो बिजली का बिल वो डबल हो जाएगा क्योंकि उसमें फिर हमें ज़्यादा रूम्स चाहिए। लेकिन टीचर्स की सैलरी जो है जो फ़िक्स कॉस्ट है वो ऐसा नहीं होगा कि टीचर पहले 2 सब्जेक्ट या 3 पढ़ा रहे थे अब 5 या 6 या 7 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसकी वजह से उनकी सैलरी में कोई फ़र्क आएगा। तो फ़िक्स कॉस्ट जो इनिशियल लेवल पे होगी वही होगी। तो 90,000 जो फ़िक्स कॉस्ट है ये बिल्कुल आगे भी चेंज नहीं होगी। तो ये 9 लाख में से 690 माइनस किया 210 आ गया, 210 में 90 माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया 1,20,000। ये करंट पोजीशन है। उसके बाद करंट पोजीशन में एवरेज कलेक्शन पीरियड 40 डेज़ है, 360 40 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, 780। अब देखें 780 हमने कैसे लिया है। 780 हमने ऐसे लिया है कि 6,90,000 और 90 इन दोनों को ऐड किया है 780। पहले ये होता था कि हम सेल में से सेल को डिवाइड कर देते थे एवरेज कलेक्शन पीरियड से, अकाउंटेबल टर्नओवर से, तो वो हमारे पास रिसीवेबल आ जाते थे और फिर हम रिसीवेबल को फिर जो कॉस्ट का परसेंटेज होता था जैसे हमने यहाँ पे किया था कि जो हमारे पास सेल को हमने टर्नओवर से डिवाइड किया तो हमारे पास ये रिसीवेबल आ गए। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0.9 से
तो हमारे पास ये जो हमारे पैसे बाउंड हो रहे हैं वो आंसर आ गया था 3,15,000। अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही गिवन थी, फिक्स गिवन नहीं थी, तो हमने यहाँ पे फिक्स को कंसिडर नहीं किया। ठीक है, हम इसको इससे भी कर सकते थे कि जो 28 लाख सेल थी, 28 लाख सेल को जो 2,80,000 जो प्रॉफिट पोर्शन था वो अगर हम निकाल देते, यानी 25,20,000 बाकी बचते हैं। 25,20,000 को आप करके देखें, आपके पास आंसर 3,15,000 आएगा। यानी 25,20,000 यानी वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप, यानी क्योंकि 28 लाख सेल है उसमें तो 280 प्रॉफिट निकाल दें तो 25,20,000 जो है हमारी वेरिएबल कॉस्ट बनती है। 25,20,000 को अगर आप 8 से डिवाइड करें तो देखें आंसर 3,15,000 आएगा। अब यहाँ पे चूंकि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट थी तो हमने इसको डिवाइड किया तो रिसीवेबल आ गए। रिसीवेबल में हमारी जो पैसे बाउंड हो रहे हैं वो आ गए। यहाँ पर चूंकि हमारे वेरिएबल कॉस्ट भी है प्लस फिक्स कॉस्ट भी है, तो हमने सेल के बजाय वेरिएबल और फिक्स को ऐड किया है 780, और वही प्रोसीजर है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने चेंज ये किया है कि हमने सेल के बाद निकालने के बजाय, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने के बजाय, हमने वेरिएबल और फिक्स दोनों को ऐड करके जो कॉस्ट हमारी टोटल कॉस्ट, यानी जो टोटल बाउंड हो रहे हैं पैसे, उन सबको ऐड किया है और उसको डिवाइडेड बाय टर्नओवर किया तो 86,667। तो ये हमारे पैसे जिन्हीं के अकाउंट रिसीवेबल में बाउंड हो रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 18% है तो ये बाउंड हो रहे हैं, तो हमारे 15,600 में लॉस हो रहा है। बेड डेट्स 9 लाख हमारी सेल है, बेड डेट्स जो है ना 0.5% है, तो ये 4,500। टोटल कॉस्ट ऑफ करंट सिचुएशन 20,100। बेनिफिट 20, 20,100 कॉस्ट है। अब आते हैं प्रोपोज में कंपनी कह रही है द चेंज इन क्रेडिट पीरियड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल्स टू 3,40,000 यूनिट। सेल जो अभी 3 लाख यूनिट है, अब ये 3,40,000 यूनिट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, बेड डेट्स वुड इंक्रीज 2% इन एवरेज कलेक्शन 72 डेज। बेड डेट्स 2% हो जाएंगे और एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो 72 डेज हो जाएंगे। 72, 360 को 72 से करेंगे तो आंसर आएगा 5। 18% जो है ना वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अगर हम देखें तो करंट प्रपोज पोजीशन में क्या हो रहा है, सेल 3,40,000 होगी, मल्टीप्लाई बाय 3, 3,40,000 मल्टीप्लाई तो 10,20,000। वेरिएबल कॉस्ट 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2.3, वेरिएबल कॉस्ट 2.3, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, 7,82,000। डिफरेंस निकाला तो 2,38,000 ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा, जो यहाँ होगी वो ये यहाँ होगी 90,000। ठीक है, इसीलिए मैंने 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.3 किया। ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट 90,000 ही लिखने थे, लेकिन समझाने के लिए कि क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट, सेल बढ़ने से फ़िक्स कॉस्ट में इजाफा नहीं होगा, किसी की सैलरी नहीं बढ़ेगी, ना ही किसी की डिप्रिसिएशन में फ़र्क आएगा। ठीक है, तो वो सेम रहेगी। जहाँ पे चूँकि ऑलरेडी एक कंपनी की गोइंग पोजीशन थी तो उसमें हमें पता लग गया था, तो कंपनी की प्रपोज पोजीशन में फ़िक्स कॉस्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट 1,48,000 हो गया। अब अकाउंटेबल टर्नओवर हमने निकाला है, 360 डिवाइडेड बाय 72 डेज़ किया तो 5 आ गया। तो अकाउंटेबल 8,72,000 डिवाइडेड बाय 5 हमने किया, कैसे किया है, 782 प्लस 90,000 दोनों को ऐड किया तो 8,72,000 डिवाइडेड बाय 5 का तो 1,74,400। ये हमारे नए अकाउंटेबल हो गए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 18% है, 1,74,400 को मल्टीप्लाई किया है 31,392, 31,392। और बेड डेट्स जो है वो हमारे 2% हो रहे हैं, जो बकौल जो डेटा गिवन है, तो 10,20,000.02 तो 20,400। टोटल कॉस्ट ऑफ करंट सिचुएशन, सॉरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रपोज सिचुएशन, ये गलत लिखा गया है, प्रपोज सिचुएशन 51,792। अब हम देखें इंक्रीज इन प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट 1,20 था, अब 1,48 हो गया। डिफरेंस निकालें तो प्रॉफिट आ रहा है 28,000। इंक्रीज इन प्रॉफिट 28,000। इंक्रीज इन कॉस्ट, पहले 20,100 कॉस्ट थी, अब 51,792। तो 51,792 माइनस 20,100 करेंगे तो हमारे पास इंक्रीज इन कॉस्ट 31,692 है। बेनिफिट 28 और कॉस्ट जो है ना 31,692, तो ये ज़्यादा है, तो लिहाजा हम इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। उसके बाद बाकी जो सवाल हैं, जो प्रॉब्लम 11 से लेके प्रॉब्लम 18 तक, ये आपको जो है ना प्रॉब्लम 1 से लेकर 10 तक जितने भी हमने सवाल किए हैं उनको रेफ़र करते हुए आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया।
थैंक यू वेरी मच।